ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे को 40 घंटे बीत चुके हैं। हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद बढ़कर 1091 हो गई है। रात भर में पटरियों पर पड़ा मलबा हटा लिया गया, लेकिन जख्म, दर्द, चीख पुकार, चीत्कार अभी हैं, बरसों रहेंगे। मौत की खबर दिखाते हुए हमारी भी रूह कांप जाती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए खबर को आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और भयंकर रेल हादसे पर देश की सबसे बड़ी खबर। 1000 लोगों की रेस्क्यू टीम कर रही है काम। बालासोर में 40 घंटे से जारी है ऑपरेशन। साइड से साफ किया जा रहा है मलबा, टूटी बोगी और व्हील सेट अभी साफ किए जा रहे हैं। साथ ही आप दर्द की दास्तान देख रहे हैं और दहशत की तस्वीरें भी आप देखें लाइव। और आगे बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर अब 6 तस्वीरें एक साथ में आएंगी। इन 6 तस्वीरों में बहुत कुछ है। पिछले 48 घंटे में क्या हुआ ओडिशा के बालासोर में, दर्द के ये 40 घंटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखें। अपनों की तलाश लिए लोग भटक रहे हैं। रेलवे का ऑपरेशन अभी भी जारी है। 1000 लोग रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और अभी भी कई लोगों की खोज पड़ताल चल रही है। कई अपने हैं जो मोबाइल में फोटो दिखा करके ये कह रहे हैं कि क्या मेरे इस अपने को कहीं पर देखा है, मेरा अपना गायब हो गया है। अभी भी चीख पुकार, चीत्कार, दर्द है, लोग कराह रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है। 1175 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हादसे वाली जगह पर अब पटना वालों से बिछने लगी हैं। अब तक 90 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 46 का रूट बदला है। रेल मंत्री ने रात भर मरम्मत का जायजा लिया है। अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। और अब आपको हम दिखाते हैं जिन्होंने कयामत देखी, जिनमें इंडिया न्यूज संवाददाता भी शामिल हैं। कयामत के इन लम्हों में क्या क्या देखा है इन लोगों ने, एक बार देखिए लाइव। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और अभी भी बॉडीज यहाँ पर ट्रेन में पड़ी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। सभी एनडीआरएफ की टीम देखिए बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ हैं और साथ में आर्मी के भी यहाँ पर जवान रेस्क्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। एक बोगी दूसरे बोगी से ऐसे टकराई और साथ में तीसरी ट्रेन भी आ गई। और इसके साथ ही क्योंकि सबसे पहले जो कोरोमंडल की टक्कर हुई थी वो मालगाड़ी से हुई। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद यहाँ दूसरी पीछे से शालीमार एक्सप्रेस आ रही थी, उससे भी टक्कर हो गई। तो इस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सामान यहाँ आप देखिए किस तरीके से बिखरा पड़ा है। तो सोचिए उस वक्त क्या कुछ रहा होगा। बिल्कुल उस वक्त कितना कैसा भयावह स्थिति रहा होगा। लोगों ने की चप्पलें, बिलोंगिंग्स, उनके पर्स, उनके बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयावह उस समय रहा होगा। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी हैं उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए यहाँ पर बालेश्वर में ही पास के कोरोमंडल रेल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको पोस्टमार्टम मॉर्चरी की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यही परिजन है? क्या आपके परिजन से घायल हुए? नहीं। तो ये पास में ही आप देखिए मॉर्चरी है। इस मॉर्चरी में भी स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है। पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं यही स्थिति है। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में। और ओडिशा में ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद की स्थिति देखिए, मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ ये टक्कर जगह की पहली टक्कर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई और इसके बाद ये 2 गाड़ियों की ही टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। जी कोरोमंडल में कौन से बोगी में थे आप? जे S1 में रहे से S1 में जी। पूरा पूरा उल्टा हो गया, पूरा ऐसे पलटी हो गया। उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उस समय ठीक हुआ? कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे एक जने जैसे अचानक हो रहा था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। आपका नाम क्या है? दानी चौपाल। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ। आप बिहार से हैं? जी आप यहीं वापस जाएंगे? हाँ, बिहार वापस जाऊँगा। चेन्नई जाने वाले चेन्नई जा रहे थे। क्या करते हैं वहाँ? मैं कपड़ा दुकान में रहता हूँ जी।
इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा जानकारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन वाली साइट से लाइव हैं जिस जगह पर हादसा हुआ। सीधे मनोहर केसरी का रुख कर लेते हैं। मनोहर, सुबह से लेकर के अभी तक की रिपोर्ट क्या है? कितने लोगों की मौत हो गई है? जिन लोगों ने कयामत देखी है, जिन लोगों ने दर्द के वो लम्हे देखे हैं, चश्मदीद क्या क्या बता रहे हैं? हादसा किस वजह से हुआ? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बताते भी रहें, लोगों से बात करें, वॉक करें, रिपोर्ट दिखाएं। देखिए बिल्कुल राशिद, मैं आपको बता दूं 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर करीब 12 घंटे से रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। ये आप देखिए, अंदर साइट पे जाने के लिए अलाउ नहीं है। आरपीएफ के जवान ने बैरिकेडिंग कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहूँगा, ये झाड़ी के पास आप देख रहे हैं सफ़ेद कुर्ते में अश्विनी वैष्णव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ट्रैक का जायज़ा लिया है कि आखिरकार रेस्टोरेशन काम कैसे चल रहा है, किस तेज़ी से चल रहा है। रात में 11 बजे मौजूद थे, 24 घंटे से मंत्री यहीं पे मौजूद हैं। और राइट साइड में आप देखिए, ये जो आप आरटी ट्रेन देख रहे हैं, रिलीफ ट्रेन जिसे कहा जाता है, ओएचई वायर, ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर लगाया जा रहा है। इससे लगातार अभी एक खबर आई, हमने देखा कि एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर, गर्मी इतना ज़्यादा यहाँ पर है, ह्यूमिडिटी है, जिसके कारण उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। वो उनका नाम सुदीप कुमार सेन था, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो इस तरह यहाँ गर्मी भी है, रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये हादसा यहीं पर हुआ। मालगाड़ी दूसरी साइड थी, मालगाड़ी को उधर हटा दिया गया है। इस साइड जो है, जब ये जो रूट देख रहे हैं, मेरी अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो हावड़ा से चेन्नई की ओर ट्रेन जा रही थी और राइट साइड से यशवंतपुर आ रही थी। जब कोरोमंडल की 3 बोगी सबसे पहले गिरी तो उसके बाद जो है 15 मिनट का तकरीबन गैप था, किसी को इत्तला नहीं किया गया और यहीं सिग्नलिंग की लापरवाही हुई। हालांकि ये सीआरएस का विषय है, सीआरएस एएम चौधरी इसकी जांच कर रहा है। और आपको मैं दिखा दूं, ये आप देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने ओएसडी से बातचीत करते हुए और काम का मुआयना करते हुए, ये आप सामने देखिए, अभी कुछ उन्होंने कहा है कि देर शाम तक ये रजिस्ट्रेशन वर्क पूरा हो जाएगा। सबसे पहले जिस तरह से पटरियां क्षतिग्रस्त हुई, नई लाइन बिछाई जा रही है। सबसे पहले मिट्टी डाली गई, उसके बाद ब्लास्ट डाला गया। जो सफ़ेद कलर का स्लीपर देखते हैं आप, देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो स्लीपर दिखाएं। देखिए स्लीपर की क्या हालत हुई, जो पटरियां थी, जो रेल था, वो जो लोहे का हम देखते हैं जिस पे गाड़ी चलती है, ट्रेन फराटे भरती है, तो वो पूरी तरह से कोच को छेद करते हुए पैसेंजर्स को चोट पहुंचाई है। वो पटरियां पूरी तरह से टूट गई। मलबा को हटा दिया गया है। करीब 1500 से ज़्यादा जो है सो यहाँ पर रेल कर्मी लगे हुए हैं। और हमें साउथ ईस्ट रेलवे के जो सीपीआरओ हैं वो हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनसे प्रधान जी, क्या लोगों का क्या कहेंगे हो जाएगा यहाँ प्रधान जी? जाने दो भैया। अभी ये जा रहे हैं और इनका जो है सो अभी ये हाथ जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री भी मौजूद है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपको मैं और यहाँ के स्थिति के बारे में बताता हूँ कि आप धीरे धीरे आगे चढ़ेंगे तो 2 ऐसे मशीनें अब बुलाई गई है जिसको कहते हैं 140 टन की मशीन है। ये आप सामने देखिए, ये जो मशीन है, इससे और जो मलबा हटाने का काम है, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो आरटी ट्रेन है जिसे यहाँ पर लाया गया है, ये आप देखिए सामने जो कर्मी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार जो है रेस्टोरेशन का काम जारी है। 90 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अलग अलग अस्पतालों में लोग जो है सो ज़िंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को भी कहेंगे कि वो पूरी स्थिति को एक एक करके दिखाएं, यहाँ क्या स्थिति है, किस तरह से भयानक मंजर था। और हमारे साथ दीपक हैं जो सुबह से लगातार हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ला करके वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। हालांकि ये बात कर रहे हैं और लोगों से हम बात करते हैं ताकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ का एवं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देते हुए आपको बता रहा हूँ राशिद कि क्या स्थिति है। लगातार लोग जो है सो परेशान हो रहे हैं। कई फैमिली हमें उस समय मिली जो बंगाल की फैमिली थी, मालदा जिले की फैमिली थी, जो लगातार जो है सो अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। और मैं भी उन अधिकारियों को ढूंढ रहा हूं जो बता सके, सही जवाब दे सके। आदित्य चौधरी जी, आप सीपीआरओ हैं, इंडिया न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या रजिस्ट्रेशन का वर्क कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए,
जो मेजर काम था वो कोचेस को हटाना था, जो कैप्साइज कोचेस थी और जो वैगन्स था उसको हटाना था। वो ऑलरेडी रात में हो गया है। जो लोको था वो दिन में हटा दिया गया है। ठीक है, तो मेजर जो काम है वो हो गया। अभी ट्रैक लिंकिंग का काम चालू है और OHE का काम चालू, आप देख रहे हैं टावर कार अभी चल रही है कंटिन्यूसली, वो OHE का काम कर रही है। तो जैसे ठीक है मनोहर केसरी, मनोहर कुछ वीडियो में ग्लिच आ रहा है, कुछ वीडियो में ग्लिच आ रहा है, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद फिर से आपके पास में हम आएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हैं। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पल पल के अपडेट ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी मौके पर हैं और जो भी राहत बचाव काम में लगे हुए लोग हैं ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कब तक मलबा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जो घायल हैं उनका हालचाल लिया जा रहा है, जितनों के अपने लापता हैं उन्हें अपनों से मिलाने की कोशिश की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी का ताज़ा अपडेट क्या है। 115 एम्बुलेंस, 50 बसें, 45 मोबाइल यूनिट्स लगाए गए हैं। एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं। भुवनेश्वर, कोलकाता से भी रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। 90 ट्रेन रद्द है, 46 डाइवर्ट हैं और 11 शॉर्ट टर्मिनेट। सेना की पूरी कमान से मेडिकल एड की भी तैनाती की गई है। रेलवे के पूर्व अधिकारी ब्रिज शर्मा जी भी मेरे साथ में इस वक्त लाइव हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ब्रिज शर्मा जी, आपको क्या लगता है अभी शुरुआती तौर पर हादसा किस वजह से हुआ होगा? क्या कोई मानवीय भूल है, क्या कोई ह्यूमन एरर है, या फिर इसके अलावा आपको ये लगता है कि साजिशन कहीं पटरी पर कोई नुकसान किसी ने पहुंचाया होगा? क्योंकि अलग अलग वजह हो सकती है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है शुरुआती तौर पर? मनोहर आपके पास आ रहा हूं ठीक 1 मिनट के बाद में। ब्रिज जी, शुरुआती तौर पे मानवीय भूल भी हो सकती है और टेक्निकल रीजन भी हो सकता है। ब्रिज शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, ब्रिज शर्मा जी तक आवाज नहीं आ रही है। मनोहर के पास एक बार फिर चलते हैं। मनोहर आप लाइव हैं, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट क्या है आप ये बताएं। मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा कि वो अपने जो अपनों को ढूंढने में लगे हैं, जो अपनों को तलाशने में लगे हैं, जिन्होंने दर्द देखा है और अपनों की कोई निशानी ढूंढ करके अपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनसे भी आपकी बात हुई है मनोहर? देखिए बिल्कुल बात हुई है। कई ऐसे फैमिली सुबह मुझे मिली जो दर दर ठोकर खा रहे हैं। 4 से 5 अस्पतालों को उन्होंने ढूंढ लिया, लाशों के बीच उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन उनका भाई यूनुस शेख नहीं मिला। हम सीधे CPRO आदित्य चौधरी हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। आदित्य जी, अभी क्या स्थिति है, कब तक रेस्टोरेशन का काम पूरा हो जाएगा? देखिए, हम लोग पूरी टीम यहाँ पे रात भर काम कर रही है। कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है काफ़ी हाई लेवल से। तो मेजर जो काम था कैप्साइज कोचेज एंड वैगन्स वो हट चुका है। अभी जो अदर वर्क्स है, जैसे ट्रैक जो जहाँ से टूटा है, जो स्लीपर्स टूटे हैं उनको चेंज करना है, वो काम भी चालू है। लेकिन कई ऐसी फैमिली हैं उनके परिवार वाले अभी नहीं मिले, कई हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं, उनकी डेड बॉडी या उनके परिवार से कोई मुलाकात नहीं हुई है। जी 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 जी, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि ये जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। वी आर साउंडिंग द स्टेट गवर्नमेंट कि ये चीज़ें इंसिडेंट किया जाए। कितनी मशीनें, कितने मैन पावर्स आपने लगाया, आप एक बार दिखाते हुए बताएं। 1000 से 1500 स्टाफ हमारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 2 जोन्स की टीम 4-5 डिविजन्स की टीम यहाँ पे है। 2 RT हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 2 RT और है जिसका इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। रोड क्रेन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कब तक रूट बहाल हो जाएगा? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द करें, इन मैटर ऑफ फ्यू आवर्स चालू हो जाएगा। कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, क्या आंकड़े हैं? देखिए, ये फिगर्स आप स्टेट गवर्नमेंट से ले लीजिए क्योंकि फिगर्स बार बार वो वेरी हो रही है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं। 40 घंटे बीत चुके हैं, किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं तय की गई है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है हादसे के? देखिए, CRS इसको डिटेल में देख रहे हैं। जो अचानक से जो रिपोर्ट, मतलब अगर सही चाहिए तो थोड़ा सा डिटेल इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, तो वो उनका हम लोग वेट। प्राइमा फेसी क्या लगता है, सिग्नल इशू रहा लूप लाइन में या कौन जिम्मेवार है? स्टेशन मास्टर जिम्मेवार है? क्योंकि ये भी पता चल रहा है इंडिया न्यूज के पास वो फुटेज भी है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है, उसमें सिग्नल सही था लेकिन लूप लाइन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कवच की बात हो रही है, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आपने कवच क्यों नहीं लगाया। इस तरह के कई राजनीतिक भी हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आए थे। देखिए, कवच जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो ऑल ओवर इंडिया करना है, लेकिन पहले हाई डेंसिटी नेटवर्क जो होती हैं उनमें पहले हो रहा है। तो साउथ सेंट्रल रेलवेज में करीब 1200 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीट है, काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। लेकिन लापरवाही तय होगी, किसके जिम्मेवारी तय होगी, किसी के ऊपर गाज गिरेगी या 288 अब तक की जो मौत हो चुकी है वो उसी तरह रहेगी?
देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, अगर कुछ ह्यूमन फेलियर है तो वो भी फिक्स होगा, और जैसे फिक्स होगी जो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन है वो लिया जाएगा। बिल्कुल, आदित्य चौधरी CPRO हैं और ये जानकारी दे रहे थे। आपको मैं यहाँ का एक एक नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए NDRF के सीनियर जवान है। सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। सिंह साहब, कल DG साहब ने बात की है, रेस्क्यू के लिए किस तरह की चैलेंजेस आप लोग को फेस करने पड़ रहे थे उस दिन? सिंह साहब प्लीज प्लीज प्लीज। तो अभी देखिए, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे और आपको बताता हूं। ये आप देखिए, यहाँ पर अभी जो मेडिकल टीम है, पुलिस की टीम है, तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। मैं आगे धीरे धीरे आपको आगे की ओर बढ़ रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। वीडियो में कुछ ग्लिच है, फिर से आपके पास ठीक 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ। जैसे ही वीडियो ग्लिच रेक्टिफाई हो जाएगा आपके पास में हम आएंगे। बालासोर रेल हादसा दशक का नहीं बल्कि सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जा रहा है और वहीं इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तेज है। ओडिशा रेल हादसे की जांच तेज हो गई है। ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर, इसकी जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इक्विपमेंट या टेक्निकल गड़बड़ी की भी पड़ताल की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग या इंस्टॉलेशन डिफेक्ट की तलाश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन सिग्नल और नेटवर्क में किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रही है। इस एंगल से भी अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। पूर्व रेलवे अधिकारी ब्रिज शर्मा जी के बाद एक बार फिर चलते हैं। ब्रिज जी, किसी ट्रेन के डिरेल होने की कई संभावनाएं होती हैं। संभावना 1, ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर। एक बार ब्रिज जी को प्लीज ऑन एयर रखें। संभावना 1, ट्रैक या फिर पटरी में फ्रैक्चर। संभावना 2, रेलवे इक्विपमेंट या फिर टेक्निकल गड़बड़ी। संभावना 3, ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल। संभावना 4, मौसम, जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़े या किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड हो, वहां रेल पटरियों में फैलाव कम या फिर ज्यादा हो जाता है। आपको क्या लगता है इतना बड़ा हादसा, इसकी वजह क्या होगी? सभी कारण हो सकते हैं। ब्रिज शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रिज जी, थोड़ा सा डिटेल वे में अगर आप बात करेंगे। आप सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात कह करके रुक जा रहे हैं, डिटेल वे में बात करें प्लीज। आवाज, सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है ब्रिज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। और वहीं 28 साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे पर बिग ब्रेकिंग आ गई है। रेल हादसे पर चश्मदीद ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। स्थानीय लोग बोले, तेज धमाका सुनाई दिया, लोग छिटक कर डिब्बों से बाहर चले गए। ये चश्मदीदों का कहना है। मोबाइल में फोटो दिखाकर अभी भी लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। फिर से चलते हैं मनोहर केसरी की बात में। मनोहर, अभी ताजा अपडेट क्या है, बताते भी रहें और दिखाइए भी। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ RPF DG संजय चंद्र जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितने मैन पावर्स RPF के लगाए गए हैं सर? पूरा अरेंजमेंट है ताकि पूरा सील ऑफ कर दिया गया ताकि काम ठीक से हो पाए। एडिक्वेट सीनियर ऑफिसर्स और डिप्लॉयमेंट किया। सर, जिस प्रकार से हादसे हुए, कितने RPF के जवानों को चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं, इतने बड़े हादसे में चैलेंज रहता ही है, बट सभी ने मिलजुल के काम करके एक टीम वर्क बना करके काम किया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस के साथ। तो इस तरह से DG RPF संजय चंद्रन बता रहे थे, राशिद, सभी लोग मिलजुल करके काम किया। यहाँ से ये रवाना हो रहे हैं और दूसरी साइड पे जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच 1 से 1.5 किलोमीटर का है। मैं आपको एक नज़ारा यहाँ का और दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये तमाम स्लीपर्स जो है सो ट्रैक के हटा करके पूरा चकनाचूर हो गया था, टूट गया था। इसको यहाँ से हटाया गया। ये सामने जो स्लीपर पड़े हुए हैं, उसके बाद नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। पहले ब्लास्ट डाला गया। ब्लास्ट कहने का मतलब है जो कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर आप देखते हैं, चूड़ियां होती है, ट्रैक जो बिछाया जाता है, जो पटरी बिछी रहती है, उसको कसा जाता है स्लीपर्स के ऊपर से। तो ऐसी स्थिति में वो तमाम पटरियां जो है सीधे कोच के अंदर घुस गई थी और लोगों को नुकसान पहुंचाया था। तो ये यहाँ के इस तरह के हालत है। रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि कल देर रात भी 11 बजे अश्विनी वैष्णव आए थे, उन्होंने ट्रैक का जायजा लिया था क्योंकि 1500 करीब लोग यहाँ पर मैन पावर्स काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक एक मशीनों का जायजा आपको दिखाता हूँ, किस तरह के प्रोक्लेन मशीनें यहाँ पर 7 प्रोक्लेन मशीन लगाई थी ताकि उस तमाम जो मलबा है, जो कोचेज हैं, क्योंकि स्टील का होता है तो ऐसी स्थिति में दिक्कत न हो, उनको काट करके अलग से हटाया जा सके। ये आप देखिए, वो साइड जो है सो डिब्बे पड़े हुए हैं। हालांकि उस साइड हमें जाने की इजाज़त नहीं है। तमाम JCB मशीनें उधर पड़ी हुई है और लगातार जो है सो काम तेज़ी से चल रहा है।
रहा है। सामने मैं बताऊं, सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं राशिद, ये तस्वीर वही तस्वीर है, ये तार लपेटते हुए, क्योंकि इसी से ट्रेन जो है सो आगे बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसको OHE वायर कहा जाता है और OHE वायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में इसे रिस्टोर किया जा रहा है, इसे ठीक किया जा रहा है, नई तार लगाई जा रही है। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये पूरा नज़ारा आपको बता दूं कि ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को मुझे फोकस करें, उसके बाद आप समझिए। मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से हावड़ा आ रही थी, जो कोरोमंडल है वो चेन्नई की ओर आ रही थी, और वहीं हमारे लेफ्ट हैंड से वो आ रही थी दूसरी ट्रेन जो 12-864 है। और बीच में साइड ये जो ट्रेन आप रिलीफ ट्रेन देख रहे हैं, इस रिलीफ ट्रेन के पास ही मालगाड़ी पहले से ही लूप लाइन में खड़ी थी, और जब हावड़ा राइट से आई कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसे सिग्नल तो मिला लेकिन लूप लाइन ट्रैक चेंज नहीं किया गया, जो अब तक प्राइमा फेसी पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जाकर के टकरा गई मालगाड़ी से, उसके 3 कोच यहीं पर बिखर गए, यहाँ से लेकर के सीधे ये आप जहाँ तक आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, लेंस की नज़र से, वहाँ तक जो है सो, और इतना जोर आवाज़ हुई कि लोग जो है आसपास के लोग, ये आप देखिए, ये जो इलाका है, लोग पूरे डर से में भागे भागे यहाँ से पहुँचे उन इलाकों में, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, यहाँ सिग्नल का इशू आ रहा है। लेकिन आपको एक एक चीज मैं डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, आखिरकार उस रात क्या हुई, किस तरह से लोगों ने आपस में लोगों को बचाया। यहाँ पर कई रिलीफ टीम है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग यही काम करते हैं? नहीं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? पाँच क्लास से। क्या देखने के लिए आए हुए हैं आप लोग? देखने काम करने के लिए। अच्छा, आप लोग काम करते हैं, क्या पता चला काम तेजी से चल रहा है या क्या चल रहा है? तेजी से चल रहा है। क्यों घटना घटी थी, कुछ आपस में बातचीत हुई होगी? नहीं पता। ऐसी घटना पहली बार घटी है? हमारा नौकरी में पहली बार घटा। आपके जब आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल से। किस चीज़ का काम करते हैं आप? जूनियर ट्रैकमैन। अच्छा, ये बताइए, जब ट्रैक बिछाते हैं, ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि यहाँ पर रिलीफ ट्रेन है, पहले तो हमने ब्लास्ट डाल दिया, कंकड़ पत्थर डाल दिए, उसके बाद स्लीपर डाला जाता है जो कि मशीन से होता है, उसके बाद रेल बिछा दिया, फिर इस तरह कितना बड़ा हादसा हुआ होगा वो तो मेरे को पता नहीं है। पता नहीं है। तो ये देखिए, इनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं तो ज़्यादा खुल करके बोल नहीं सकते, लेकिन स्थितियाँ ये हैं। तमाम मंत्री यहाँ पर, दोनों मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं कितना जल्दी हो। 90 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल है, लगभग 4 दर्जन ट्रेनें जो हैं तो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, और यहाँ गर्मी है जिसके कारण भी दिक्कत हो रही है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। ये आप देखिए, लगातार कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के भी नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उन्होंने भी कहा कि आखिरकार सेफ्टी फीचर्स क्यों नहीं अपनाए गए थे, कवच क्यों नहीं लगाया था। उन्होंने भी यहाँ पर एक तरह से राजनीति दांव खेला है, क्योंकि लगातार बयानबाजी इसे लेकर के हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने इस ट्रैक का जायजा लिया था। राशिद यहीं पर प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 2 लोगों से बातचीत की थी फोन पे और हालचाल पूछा था। उसके बाद अस्पताल पहुंचे थे, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है, मरीजों का 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना जाना। है। लेकिन जो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं और जो मेरी स्क्रीन पर बाईं तरफ तस्वीरें चल रही हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि 40 घंटे का दर्द क्या होता है। ये बताने के लिए काफी है कि 40 घंटे में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए जीवन भर का जख्म है। जिन्होंने अपनों को अभी तक भी नहीं तलाशा, अपनों की तलाश में मोबाइल फोन हाथ में लेकर के चल रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे कहीं पर देखा है, क्या इन्हें कहीं पर आपने पहचाना है, क्या कहीं पर रोते बिलखते ये नजर आए हैं। और तो और ये जान करके आपको बहुत तकलीफ होगी कि लोग शव के टुकड़ों के जरिए अपनों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा था शुरू में ही कि कई बार ऐसी खबरें दिखाते हुए हमारी भी रूह कांप जाया करती है। एक देख, एम्बुलेंस की आवाज आप समझ गए होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। सो ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात का ले रहे हैं जायजा। घटनास्थल पर रेल मंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। बुधवार सुबह तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, ये कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। घटनास्थल से सारे शव हटा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मलबा बचा है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना में अब आर्मी
शामिल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीमें तो लगी थी, रेलवे की अपनी रेस्क्यू की टीमें लगी थी, अब आर्मी की भी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं क्योंकि हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी और हैवी मशीनरी की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट एनडीआरएफ की टीमों ने आगे दे दिया था, जिसको देखते हुए अब क्योंकि इसमें काफ़ी दक्ष हाथ चाहिए है, दक्ष कुशल यहाँ चाहिए थी, टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। इस वजह से आर्मी को भी अब बुला लिया गया है, आर्मी की टीम अब पहुंच गई है। बालेश्वर और इसके आसपास के इलाके में जहाँ भी हॉस्पिटल है, ये भीड़ बालेश्वर और आसपास के इलाके में आमतौर पर रोज नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज ये भीड़ इस वजह से दिखाई पड़ रही है क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, आंकड़े अभी भी स्टेबल नहीं हैं और ऐसे में परिजन अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या हुआ, उनके परिजन का क्या हुआ। तो ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि हर परिजन यहाँ अपने चाहने वाले, अपने जो रिलेटिव हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कोई वार्ड में रहा है, कोई गंभीर रूप से घायल है, कोई इंजर्ड है, हल्की इंजर्ड है। तो इस तरीके से पूरे बालेश्वर के आसपास के हॉस्पिटल में ये इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई और उसके बाद की इसकी स्थिति देखिए, स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सीटों के फकच्चे उड़ गए हैं, एक सीट दूसरे सीट के ऊपर किस तरीके से आ गया है। आप देखिए लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। गाड़ी ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है, मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर आने की और ये कुछ बाइक ये दिखाने की। देखिए अभी की क्या नाम हुआ? इम्तियाज। कहाँ से आ रहे? चेन्नई से हादसा चेन्नई से जा रहे थे चेन्नई? नहीं हावड़ा जा रहे थे। हावड़ा जा रहे थे। जब दुर्घटना घटी तो उस समय कुछ याद है? नहीं कुछ नहीं, खाली देखे चिंगारी आया बस, उसका बाद कुछ नहीं आया। आवाज हुई होगी जोरदार, पूरा आवाज। क्या कुछ याद है उस समय का? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, सीधा डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर के पास ही कुछ याद है उस समय का? उस समय जब दुर्घटना घटी तो कुछ याद है? घटना यही घटी सर, देखे चिंगारी पटरी से फेंकने लगा, एक आगे वाला बैठा था, उठा पटरी बोगी फेंक दिया डायरेक्ट। उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर हॉस्पिटल में अपने को पाया? फिर हॉस्पिटल में डायरेक्ट फिर उठे आदमी सब, हमको थोड़ी था उठे, दोनों भाई पर गए, भाई दोनों हैं गए, वही मेडिकल एगो था गए, बाना उना पहनाया एम्बुलेंस। इन लोगों को खुद नहीं पता था कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि फिर इन लोगों ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। बालासोर ट्रेन हादसे के पास एक स्कूल में लाशों के ढेर लगे रहे। इन लाशों के बीच एक शख्स किसी को तलाशता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सफेद चादर से ढकी हर एक लाश का चेहरा खोल कर देखने के बाद वो बंद कर देता। कुछ लाशों के चेहरे इतने खराब थे कि उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते और फिर अगली लाश की ओर बढ़ जाते। कुछ लोगों ने पूछा तो पता चला कि वो अपने बेटे की तलाश में है, जिसका कोरोमंडल ट्रेन हादसे के बाद से कुछ पता चला ही नहीं। रविंद्र शॉ अपने बेटे गोविंदा के साथ सफर कर रहे थे। बेटा लापता है और अब पिता बदहवास। रविंद्र शॉ ने जो बताया उसे सुनकर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन उन्होंने जो देखा जरा सोचिए कि उन पर तब क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। रविंद्र शॉ ने बताया कि वो और उनका बेटा बैठकर भविष्य की चक्कर रहे थे, कितना कमाना है, कितना बचाना है, कितना घर ले जाना है, कब तक अपना कर्ज उतार लेंगे। तभी अचानक कानों को चीर देने वाली आवाज आई और हो गया बड़ा ट्रेन हादसा। रविंद्र पास के स्कूल में पहुंचे, दर्जनों लाशें ढकी रहीं, उनके बीच में गए, एक तरह से एक एक करके लाशों को देखने लगे, लेकिन बेटा नहीं मिला। रविंद्र वहीं बैठ करके रोने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें दिलासा दी और पीने के लिए पानी दिया। गुमसुम वहीं बैठ गए और फिर जो भी लाशें आती उन्हें देखने के लिए रविंद्र शॉ दौड़ पड़ते, लेकिन बेटा नजर नहीं आया। अब रविंद्र पूरी तरह से हार चुके हैं। उन्हें यह लगता है कि अब लाशों के बीच के जो टुकड़े हैं उनसे तो अपने बच्चे की पहचान हो जाए। ये तस्वीरें वाकई में रुला देने वाली हैं। लेकिन बालासोर ट्रेन हादसा जहां पर हुआ उसके
पास की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक स्कूल में लाशों के ढेर हैं, वहां से संतोष कुमार की रिपोर्ट। घर कहाँ पे आपका? कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वहाँ पर एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के परिसर में देखिए डेड बॉडीज इतनी पड़ी हैं कि ये संख्या अभी कितनी तक जाएगी ये कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। ये देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में भी डेड बॉडीज रखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी डेड बॉडीज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकल पुलिस है वो चाह रही है कि ये बॉडीज़ किसकी हैं, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो फिर उनके परिजनों को सूचना दी जा सके। लेकिन क्योंकि इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, इस वजह से अभी इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये दिखाया लगभग सैकड़ों की संख्या में गिनती कर पाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक के बाद ऊपर एक बॉडीज रखी हुई है। बॉडीज सिर्फ उनको कमरों में नहीं, बॉडीज को यहाँ के पास के जितने भी दूर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी है जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। एक पिता जिसका नाम है रविंद्र शॉ, जिसकी तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में। ये पिता अपने बेटे को ढूंढता रहा, घंटों तक ढूंढता रहा। न जाने क्यों इस तस्वीर से न मेरी नज़र हट पाई। और अगर सच आप मुझसे पूछिए ना, तो हमारे जैसे पत्रकार भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं ऐसी तस्वीरें देखने के बाद में, जहां पर मौत है, चीख चित्कार हो चुकी है, पूरी तरह से पसरा सन्नाटा है, लाशों की ढेर है। एक पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जिस बेटे के लिए पिता ने यह सोचा था कि जिस दिन पिता इस दुनिया से गुजरेगा कंधा बेटा ही देगा, लेकिन बेटा कहीं मिल नहीं रहा। जिंदा है भी या नहीं इस पिता को पता ही नहीं। एक बार सुनिए। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो। सुगो बाजीपुर भद्रक जो होता है, हाँ, तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझे को लोग को पत्र पड़ा दे। मिलता नहीं है। मनोहर के पास एक बार चलते हैं। मनोहर, एक पिता की तस्वीरें हमने दिखाई है जो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। क्या रविंद्र शॉ को अपना बेटा मिला? ऐसे कितने पिता हैं, कितनी माँ हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं जो अपनों की तलाश में हैं? मनोहर, मनोहर आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा मनोहर केंद्रीय रेल मंत्री से बात कर रहे हैं। बात कीजिए मनोहर, आप लाइव हैं। आप लोग भी समझो कैसे मीडिया से डील करना होता है। ऐसे तरीका समझो। चलिए मनोहर के पास एक बार फिर से हम चलेंगे, लेकिन इस बीच घटनास्थल का जायजा लेने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से बात की, मृतक के परिवार से मिले और सभी को सांत्वना भी दी। दिल्ली में मंथन, बालासोर में सांत्वना। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आपदा के वक्त मुस्तैदी से रणनीति बनाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और उनसे सीधा संवाद करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की खबर जब से पीएम मोदी ने सुनी, उसके बाद से ही वो पल पल का अपडेट लेते रहे। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया तो बालासोर पहुंच गए, ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक बात की जानकारी ली और यह ऐलान भी कर दिया कि हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की।
उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शोक में डूबे परिवारों अब और असुविधा का सामना न करना पड़े। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार उनके सुख दुख में साथ है। इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बालासोर मेडिकल कॉलेज में पीएम मोदी घायलों के बेड तक आए, उनसे बात की व मौजूद अधिकारियों से इंतजामों के बारे में पूछताछ की। घायलों को हर मुमकिन मदद देने की बात कही तो मृतकों के रिश्तेदारों को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बालासोर सांसद प्रताप सिंह सारंगी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को हुए ट्रेन हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन का ये सफर सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी का आखिरी सफर बना। जैसे ही हादसा हुआ, हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सिर से पिता का साया उठा। हादसे के बाद का मंजर बहुत खौफनाक था। ये हाल के दिनों का सबसे बड़ा रेल हादसा है। एक टक्कर ने चंद सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। एक ही पल में मंजर कुछ ऐसा हो गया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। किसी की मंजिल पास थी तो कोई इस इंतजार में था कि सुबह कब होगी और वो अपनों के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन चंद खुशकिस्मत ही थे जो इस हादसे की कहानी बताने के लिए मौजूद थे। आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बहाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेकर। मालगाड़ी के वैगन के ऊपर सुपरफास्ट ट्रेन के डिब्बे चढ़ गए थे। ये देखिए टक्कर के बाद इन डिब्बों की हालत क्या हो गई। पटरी पर पड़े डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीर उस हादसे की है जिसमें 2 सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई। शुक्रवार की शाम ओडिशा के बालासोर में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये भीषण हादसा बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन से ठीक 3 किलोमीटर दूर हुआ। हादसे में जो 3 ट्रेन हैं उनमें बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और हादसे के वक्त पहले से ही तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी शामिल है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। ट्रेन के 15 डिब्बे पटरी से उतरकर बगल की पटरियों पर जा गिरे।
शाम 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा एक के ऊपर एक चढ़े इन डिब्बों को देखकर लगाया जा सकता है। तब आपको उन यात्रियों की आंखों देखी सुनाते हैं जो इस हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और हादसे से ठीक 15 मिनट पहले ओडिशा के बालासोर जंक्शन से सवार हुए थे। मेरा नाम वंदना खटेड़ है। हम लोग कोरोमंडल से आ रहे थे और कोरोमंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया, हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से रोड तक आए हैं पार करके और बाई रोड अब हम लोग कटक जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। एम्बुलेंस की हालत जब पहुंच गए होंगे कि अभी भी